रेंट वर्सेस बाय, ये टॉपिक हमेशा से सबसे ज्यादा डिबेटेड रहा है। हर किसी की लाइफ में अपने ओपिनियंस हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। कई लोग कहते हैं घर खरीदना आज के टाइम में एक गलत डिसीजन हो सकता है, जैसे निखिल कामत। इनकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है और वो ओपनली बोलते हैं कि I bought because I could, but does that make that a good financial decision? I think not. क्योंकि उनके लिए एक बैड इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एंड ये बात कई लेवल पे सही भी लगती है, क्योंकि जब आपके पास इतना पैसा हो तो आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो, जैसे लग्जरी रेंटल्स, फ्रीडम टू मूव एंड एसेट फ्री रहने का सुकून। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं घर खरीदना एक इमोशनल और लॉन्ग टर्म सिक्योर डिसीजन होता है। आप अपने सपनों का घर लेते हो तो रेंट की टेंशन भी नहीं होती और लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ती है, स्पेशली आज के टाइम में जब रियल एस्टेट प्राइसेस हर साल नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। तो एंड में सवाल ये उठता है कि आम आदमी क्या करे। क्या रेंट पर रहना सही है या फिर एक घर खरीद लेना चाहिए? क्या आप घर खरीद कर एसेट बिल्ड कर रहे हो या फिर एक फाइनेंशियल बर्डन ले रहे हो? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस अकेडमी। इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने वाले हैं। हम देखेंगे कि रेंट बेटर है या बाय, विद प्रॉपर नंबर्स, लॉजिक और फाइनेंशियल रीजनिंग के साथ। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे घर खरीदने की इकोनॉमिक्स। उसके बाद देखेंगे हम रेंट का सिनेरियो और दोनों केसेस का कंपैरिजन करेंगे, ताकि क्लियर हो सके कि कौन सा डिसीजन आपके लिए फाइनेंशियली स्मार्टर हो सकता है। अब मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं जिसका मार्केट प्राइस है 50 लाख रुपए। इस घर को खरीदने के लिए सबसे पहले आपको देना पड़ेगा एक डाउन पेमेंट, जो कि मान लेते हैं आप पे करते हो 10 लाख, विच इज 20% ऑफ योर टोटल होम वैल्यू। एंड ये वही पैसा है जो आप अपनी जेब से सीधा प्रॉपर्टी में लगा रहे हो, और बाकी का 40 लाख आप लोन के थ्रू लेते हो, जिसका इंटरेस्ट हम मान रहे हैं 9% पर एनम। लोन का टेन्योर 20 साल, मतलब 240 महीने तक आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी। अब अगर हम इस लोन अमाउंट के हिसाब से ईएमआई कैलकुलेट करें तो आपको हर महीने करीब 36,000 रुपए देना पड़ेगा लगातार 20 साल तक। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने 50 लाख का घर लिया, जिसमें 10 लाख अपफ्रंट दिए और 40 लाख का लोन लिया। ऐसे में आपको लगेगा कि घर की टोटल कॉस्ट सिर्फ 50 लाख ही हुआ। और जब 15 से 20 साल बाद वही घर 1 से 1.5 करोड़ का हो जाता है तो सब कहेंगे कि कितना फायदा हो गया। लेकिन क्या सच में आपने 50 लाख इन्वेस्ट करके 1 करोड़ कमा लिया? वेल, नहीं। रियल पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। देखो, जब आप लोन लेते हो तो आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बल्कि उस पे लगने वाले भारी भरकम इंटरेस्ट भी चुकाते हो। तो एक्चुअल में आपका घर इससे ज्यादा महंगा है। सबसे पहले तो अगर आपने 50 लाख का घर लिया, उसमें से 40 लाख का लोन लिया और उस लोन पे जो इंटरेस्ट दिया वो भी तो एक कॉस्ट है, राइट? क्योंकि वो पैसा आपने अपनी मेहनत से कमा के बैंक को दिया है ओवर 20 लॉन्ग इयर्स। और जब हम इस इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो वो 47 लाख रुपीस तक चला जाता है। यानी टोटल आपने अपने घर के लिए 87 लाख रुपीस ईएमआई में भरे। इसमें अगर हम 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट का भी जोड़ दें तो टोटल 97 लाख रुपीस हो जाता है। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। देखो, जब भी आप एक घर के ओनर बनते हो तो सिर्फ ईएमआई भरना काफी नहीं होता, उसके साथ आती हैं और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिनकी अपनी कॉस्ट भी होती है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, हर साल लगभग 25,000। ये हम घर की वैल्यू का 0.5% अज्यूम करके चल रहे हैं और हर साल ये अराउंड 5% बढ़ता भी है। अब अगर आप इसको अगले 20 साल तक भी कैलकुलेट करो तो ये अमाउंट 8.2 लाख के आसपास पहुंच जाता है। फिर आता है मेंटेनेंस कॉस्ट। ये भी 25,000 ईयरली से स्टार्ट होता है एंड सेम 5% ईयरली ग्रोथ के साथ अगले 20 साल में ये बन जाता है लगभग 8.2 लाख। अब मान लीजिए आपने घर का मेंटेनेंस किया, जैसे पेंट, प्लम्बिंग, रिपेयर और छोटी मोटी फिक्सिंग। और देखो, हम बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले रहे हैं, सिर्फ 5,000 पर ईयर। और ये भी अगर ईयरली 5% इंक्रीमेंट के साथ चले तो 20 सालों में ये 1.6 लाख के आसपास हो जाता है। एंड ये तो आप भी जानते हैं कि सच तो यही है कि आप इससे ज्यादा खर्च करते हैं, आप इमोशंस इन्वेस्ट करते हो और नेचुरली उस घर को बेस्ट बनाने में लगाते हो। तो जब आप ये सारी एडिशनल कॉस्ट, लोन, इंटरेस्ट, टैक्सेस, मेंटेनेंस, रिपेयर्स को ऐड करते हो
तो एक 50 लाख का घर आपको पड़ता है 1 करोड़ 15 लाख के आसपास। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि घर की ब्यूटी ये है कि ये कोई डेप्रिसिएटिंग एसेट नहीं, ये कोई गाड़ी, फोन या फर्नीचर नहीं है कि एक बार ले लिया और वैल्यू गिर गई। रियल एस्टेट एक अप्रिसिएटिंग एसेट होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर आपने इस घर को 20 साल तक होल्ड किया तो इसकी वैल्यू फ्यूचर में कितनी बढ़ सकती है और क्या सच में आपने फायदा कमाया है या नहीं। तो देखो, अगर हम घर की वैल्यू अगले 20 साल तक के लिए कैलकुलेट करें तो वो निकल कर आती है करीब 1 करोड़ 16 लाख। एंड आपने जो घर लिया था उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 50 लाख। और आरबीआई के हिसाब से हर साल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स यानी घर की एवरेज एप्रिसिएशन रेट होती है 4.3%। इस हिसाब से अगर आप 20 साल बाद अपना घर बेचते हो तो उसकी वैल्यू होगी 1.16 करोड़। अब क्योंकि उस घर के लिए आपने ईएमआई और इंटरेस्ट मिला के 1.15 करोड़ पे कर दिए होंगे, तो अब जब हम फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो आपका नेट गेन होता है सिर्फ 1 लाख, वो भी 20 साल के बाद। और अगर रेंटल हाउस अप्रिसिएशन परसेंट को हम बढ़ाकर 5 to 6% भी कर दें तो भी आपके घर की वैल्यू मैक्स 1 करोड़ 45 लाख तक जाएगी, जो कि अभी भी कम है आगे के कंपैरिजन में। चलिए अब देखते हैं रेंट का इक्वेशन। मतलब अगर आपने ये घर नहीं खरीदा होता तो आपने अगले 20 साल में रेंट पर कितना पैसा दिया होता। पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है और वो है रेंटल यील्ड का कॉन्सेप्ट। रेंटल यील्ड का मतलब होता है कि आप किसी घर के लिए एक साल में कितना रेंट दे रहे हो उस घर की टोटल वैल्यू के मुकाबले। ये नंबर मेट्रो सिटीज में ज्यादा होता है। इंडिया में एवरेज रेंटल यील्ड है 1 से 3% के बीच। अब अगर बात करें बड़े शहरों की तो दिल्ली का रेंटल यील्ड है 2.90%, मुंबई का है 3.3% और बैंगलोर का है नियरली 3.80%। तो मान लीजिए आप 50 लाख के वर्थ का घर रेंट पे लेते हैं और उसका रेंटल यील्ड 3.60 एवरेज कंसिडर करें अगर हम एज पर मुंबई और बैंगलोर, तो वो होगा 15,000 पर मंथ रेंट। और इसमें हर साल 10% का इंक्रीमेंट भी लग रहा है। पहले कुछ महीने रेंट 15,000 ही है, फिर ईयर 2 आते ही रेंट 16,500 हो गया क्योंकि 10% इंक्रीमेंट लग गया। फिर ईयर 3 में रेंट हो जाता है 18,150 एंड ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है एज रेंट हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जब हम 20 साल तक का रेंट कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट के सालों में ये रेंट अमाउंट तकरीबन 92,000 पर मंथ तक पहुंच जाता है। और जब हम पूरे 20 साल का रेंट ऐड करते हैं तो टोटल हो जाता है 1 करोड़ 2 लाख रुपए। अब यहाँ पर आपका दिमाग भी वही सोच रहा होगा जो मम्मी पापा कहते आए हैं, अगर 1 करोड़ रेंट में ही दे रहे हो तो इससे अच्छा घर ही ले लो। और हाँ, सरफेस लेवल पर ये बात सही भी लगती है कि 1 करोड़ रेंट में दे दिया, उससे अच्छा एसेट ही खरीद लेते। लेकिन अब सोचिए, अगर आप हर महीने रेंट दे रहे हो 15,000 और उसी समय घर वाले केस में आप ईएमआई भर रहे थे 36,000, तो रेंट और बाय के बीच का डिफरेंस होता है 21,000। और अगर उस 21,000 को हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट किया जाए तो क्या आप भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। यही रीजन है कि हमने इस केस में एक और फैक्टर इंक्लूड किया है, एक एसआईपी जो आप रेंट और ईएमआई के बीच के डिफरेंस को लेके इन्वेस्ट करते हो, ताकि दोनों केसेस में मंथली आउटफ्लो बराबर हो। यानी अगर ईएमआई थी 36,182 और रेंट था 15,000 तो डिफरेंस बना 21,182। तो अगर इस अमाउंट को मंथली इन्वेस्ट किया जाए एसआईपी के थ्रू और वो जो 10 लाख डाउन पेमेंट में दे रहे थे उसको भी लमसम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे 20 साल के लिए एट एन एवरेज 12% निफ्टी बेंचमार्क रिटर्न, ताकि रेंट वाले सिनेरियो में भी पैसा बचाकर एसेट बनाया जा सके फेयर कंपैरिजन के लिए। अब देखो, जैसे जैसे रेंट बढ़ता है एसआईपी का अमाउंट कम होता जाता है। ईयर 3 में एसआईपी 21,000 से कम हो गई, ईयर 4 में और कम हो गई, क्योंकि रेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्ट करने के लिए बचा हुआ पैसा कम होता जा रहा है। और यही पैटर्न चलता रहता है जब तक कि मंथ 120 तक आते आते एसआईपी का अमाउंट 0 हो जाता है। एंड मंथ 121 के बाद तो कोई एसआईपी ही नहीं बचती, क्योंकि रेंट इतना बढ़ गया है कि आपका पूरा मंथली बजट सिर्फ रेंट देने में जा रहा है। तो देखो, एसआईपी का बेनिफिट पहले 10 साल यानी 120 मंथ तक ही मिला, लेकिन फिर भी उस लिमिटेड टाइम पीरियड में जो एसआईपी इन्वेस्ट की गई थी उसका कंपाउंडेड रिजल्ट इंप्रेसिव निकला। यानी वो 21,000 के आसपास जो मंथली इन्वेस्ट हो रहा था उसका फ्यूचर वैल्यू बन गया करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए,
नॉट बैड एट ऑल फॉर समवन हु इज जस्ट रेंटिंग। और हाँ, आपको याद होगा हमने फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्ट किया था, उसका भी अलग से इम्पैक्ट है। वो लमसम 20 साल के बाद बन गया लगभग 77 लाख रुपीस। तो दोनों इन्वेस्टमेंट मिला के रेंटिंग वाले सिनेरियो में टोटल वैल्यू हुआ 1 करोड़ 87 लाख रुपीस के आसपास। और इसमें से हमने टोटल 1 करोड़ 2 लाख रुपए का रेंट पे किया एंड उसके बाद भी एट द एंड ऑफ 20 इयर्स आपने 85 लाख रुपीस का नेट गेन अचीव किया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर रेंट करके भी 85 लाख का फायदा हुआ तो सोचिए अगर किसी ने घर खरीदा होता तो उस पर कितना कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ होता। इसलिए चलिए अब घर वाले मॉडल पर वापस चलते हैं। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि बायर भी वही 36,000 रुपए EMI में दे रहा है, तो दोनों सिनेरियो में कैश आउटफ्लो भी सेम है, बस फर्क इतना है कि एक पर्सन इन्वेस्टमेंट में डाल रहा है और दूसरा घर के लोन में। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जब भी आप EMI भरते हो स्पेशली लोन के इनिशियल इयर्स में, तो उसका मेजर चंक इंटरेस्ट में चला जाता है, नॉट टूवर्ड्स योर होम इक्विटी। आप खुद देख सकते हो फर्स्ट फ्यू इयर्स में EMI का लगभग 80% तक इंटरेस्ट में चला जाता है, ईयर 1 में लगभग 83%, ईयर 2 और 3 में भी 80% के आसपास। इवन ईयर 5 तक आपकी मंथली पेमेंट का सिर्फ 75% तक ही इंटरेस्ट कवर करता है। यानी पहले के 10 साल आपका मेजर पैसा बैंक के प्रॉफिट में जा रहा होता है, ना कि आपके घर की एक्चुअल ओनरशिप में। और रियल इक्विटी बिल्ड होना तब स्टार्ट होता है जब आप लोन के हाफ वे मार्क के आसपास पहुंचते हो, और उसमें भी 50-50 रेशो यानी इंटरेस्ट वर्सेस प्रिंसिपल अचीव करने में लग जाते हैं तकरीबन 12 साल 7 महीने। इसका मतलब सिंपल है, पहले 10 से 12 साल आप सिर्फ लेंडर के लिए कमा रहे हो, घर टेक्निकली आपका नहीं होता लेकिन लायबिलिटी पूरी आपकी होती है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि आप इमोशनल सिक्योरिटी के लिए इतना इंटरेस्ट देना चाहेंगे या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रेंट प्लस SIP को ऑप्ट करना चाहेंगे। चलिए एक बार अब हम दोनों सिनेरियो के फाइनल आउटकम कंपेयर करते हैं, किसने कितना कमाया और किस ऑप्शन ने ज्यादा फाइनेंशियल सेंस बनाया। अब देखो जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें 20 साल के बाद उस घर की वैल्यू कंपाउंड होकर बन गई थी 1 करोड़ 16 लाख रुपए, लेकिन जब आप उसमें से सारे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और ओनरशिप कॉस्ट निकालते हो तो नेट गेन बचता है सिर्फ 1 लाख रुपए। तो जब तक आप एक बहुत बड़ा डाउन पेमेंट नहीं कर रहे हो या जो पैसे बचा रहे हो उसे अग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तब तक ज्यादा केसेस में पैटर्न वही रहता है जहां रेंटर फाइनेंशियली बेटर ऑफ होता है। और मान लो कुछ केसेस में निफ्टी अपने 12% बेंचमार्क की जगह 10% ही अचीव करता है, तो भी आप इजीली 30 लाख रुपए तक गेन कर पाओगे। देखो मुझे पता है हर वक्त ऐसे सिचुएशन होते हैं जब लगता है कि अपना एक घर होना चाहिए, एक जगह जहां हम रह सकें, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। कई लोग घर इमोशन से खरीदते हैं, फाइनेंशियल लॉजिक से नहीं, और ये बिल्कुल उनका अपना चॉइस है, उनका हक है और वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल एंगल से मतलब ऑन पेपर एनालिसिस करते हैं तो पिक्चर थोड़ी अलग दिखाई देती है। अगर आप घर को एक इमोशनल माइलस्टोन नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो तो सकता है कि आप रेंट वाले ऑप्शन को ज्यादा प्रेफर करो जब तक आपकी प्रॉपर्टी से रेंटल यील्ड या प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन बहुत हाई ना हो। बेसिकली एक लोन जो हर महीने आपके दिमाग पे स्ट्रेस डालेगा कि इसे जल्दी कैसे चुकाओ। हाँ देखो कुछ स्मार्ट वेज भी हैं जिनके थ्रू आप EMI को जल्दी रीपे कर सकते हो, वो भी बिना ज्यादा इंटरेस्ट दिए। और इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हो या फिर लोन लेने वाले हो तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, शायद वो आपकी EMI का बर्डन काफी कम कर दे। अब लास्ट में सवाल आपके सामने ये है कि क्या आपको घर लेना चाहिए या फिर रेंट पे रहना चाहिए। एंड देखो ये डिसीजन टोटली आप पर डिपेंड करता है, आपके लाइफस्टाइल पर, आपकी प्रायोरिटीज पर। पेपर पे नंबर के बेसिस पे रेंट पे रहना थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल लगता है, लेकिन रियल लाइफ में हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, किसी के लिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है और किसी के लिए फ्रीडम। तो देखिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपनी अच्छे से रिसर्च करिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।